जय हिंद दोस्तों. So today we will start with the fourth chapter, I guess, गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसराइज. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. डेटा ड्रिवन ही है मेनली. इसमें किस टाइम पे कौन गवर्नर रहा, क्या का क्या रूल किया है, क्या डेवलपमेंट्स लेकर आए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको इन क्वेश्चन में मिल जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट गिविंग delaying it. So the first question here is the consider the following statements. Robert Clive was the first Governor General of Bengal. William Bentinck was the first Governor General of India. ठीक है, तो इसमें जो आंसर सही है वो सेकंड सही है. विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. दिस इज ट्रू. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड द सिस्टम ऑफ कॉलोनियलिस्ट गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है, तो एक कॉलोनियलिस्ट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से. सो गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ अ चेयरमैन, तो उसमें एक चेयरमैन था और 4 मेंबर्स थे. चेयरमैन को गवर्नर जनरल बोला गया. एंड वॉरेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ बंगाल का. तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, वॉरेन हेस्टिंग्स था. ठीक है, एंड दस द स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट. सेकंड की बात करें तो चार्टर एक्ट जो 1833 का आया, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन थी उसको बढ़ा के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सो इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेंट्रलाइज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहाँ से सेंट्रलाइजेशन पे ये इन्होंने शुरू किया. तो सेंट्रलाइज करने के लिए पूरे इंडिया के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया. एंड इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने. सो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज विलियम बेंटिक. इनमें से नहीं है. आई थिंक क्वेश्चन कुछ और पूछना चाहा था और कुछ और हो गया. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वॉरेन हेस्टिंग्स है. ये तो अगर क्वेश्चन होता तो सही हो जाता, बट द क्वेश्चन इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वॉज विलियम बेंटिक. नेक्स्ट, consider the following events. Clive's re-arrival in India, Treaty of Allahabad, Battle of Buxar and Warren Hastings became India's governor. तो क्या करना है आपको, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको. ठीक है, तो जो जो पता है हमने अभी तक जो पुराने वीडियोस में पढ़ लिए हैं, पहले हम उनसे स्टार्ट करते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था. तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में. सॉरी, बैटल ऑफ बक्सर. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी, ये हुई थी 1765 में. तो 3 के बाद 4 आएगा. ठीक है, ये तो सही है. अब 3 के बाद 4 किस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें नहीं है. एक तो ये एलिमिनेट हो गया. फिर वॉरेन हेस्टिंग इंडिया का गवर्नर बनता है. ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बनता है. अभी हमने देखा बेसिकली इंडियाज़ गवर्नर तो नहीं है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, क्रोनोलॉजी हमको समझ आ रही थी. हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था, तो 74 में ये बना था. ठीक है, और क्लाइव का री अराइवल हो रहा है इंडिया में. सो क्लाइव का री अराइवल हुआ था 1765 में. ओके, सो 1765 में 2 इवेंट्स हुए. एक तो हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि अगस्त में हुई, लेकिन क्लाइव का री अराइवल उसके पहले हो गया था, मई 1765 में हुआ था. सो द आंसर हियर इज़, सबसे पहला हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ, तो ये अनडिस्प्यूटेडली अलग हो गया. उसके बाद 2 में प्रॉब्लम आएगी आपको, 3214 या 3124. ठीक है, तो 3124 आएगा क्योंकि क्लाइव आया था मई में और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी अगस्त में, एंड वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो बाद में बना था. तो 3124. और ये क्वेश्चन आते हैं, देखिए अब वी कैन नॉट हेल्प इट. क्वेश्चन इस तरीके के डेटाज भी यूपी पूछ रहा है, एंड ये बहुत ज़्यादा हम ये कहेंगे कि लाइक ऐसा नहीं कि 16 में आया है तो अब नहीं आ सकता. नो, ये क्वेश्चन कभी भी अराइज हो सकते हैं. ज़्यादा नहीं आएंगे, पहले ज़्यादा आते थे, अब हो सकता है कंपैरेटिवली कम आए, लेकिन आ सकते हैं. तो कुछ डेट्स जो दी गई हैं रेपिटेटिवली इसमें एटलीस्ट वो याद कर सकते हैं. बाकी ठीक है, हर डेट हम याद नहीं रख सकते, दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू फैक्ट. बट जो कुछ डेट्स याद दी गई हैं तो वो हम याद रख सकते हैं. जैसे कि आप ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की डेट याद रख सकते हैं कि भाई अगस्त के आसपास हुई थी. देन क्लाइव का री अराइवल हुआ था, ये जनरली नहीं याद रहता है, बट इधर एलिमिनेशन लग सकता था. अब इस केस में जो ऑप्शंस थे उसमें एलिमिनेशन भी नहीं लग पा रहा था, तो क्लाइव का री अराइवल मई में हुआ था. ये इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए तो एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा. और फिर अगर बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है देन यू कैन स्किप ऑल्सो सच क्वेश्चंस बिकॉज
उसके अलावा कोई वे आउट नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि हमने देखा वो कौन था, विलियम बेंटिक था, जो 1833 में बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ओके। So foundation of the system of civil administration was firmly laid down by Warren Hastings, on which the superstructure was raised by Cornwallis. ठीक है, सही बोल रहे हैं। जो फाउंडेशन थी वो तो ऑलरेडी बना दी गई थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करने की जो श्रेय जाता है वो कॉर्नवालिस को जाता है। नेक्स्ट, क्लाइव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्मिंग द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज। ये भी सही है, क्लाइव ने सिविल और मिलिट्री सर्विसेज को रिफॉर्म किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर्स एज ही कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। देखिए, कंसोलिडेशन की जब बात आती है तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के उसमें नहीं जाती, ठीक है। ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसोलिडेट, ऑल्दो ही वॉज अ गुड लीडर, ऑल्दो ही वॉज अ बेसिकली डेवलपमेंट्स किए उसने, ठीक है। उनके टाइम पे सती वगैरह हटाया गया, कुछ रेगुलेशंस लाए, तो जो ड्रॉबैक्स थे सोसाइटी को ख़त्म करने की कोशिश की, बट द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो है वो उनको श्रेय नहीं जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज लॉर्ड डलहौजी एडेड रिच लेमिटोन्स टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी वो इनके लिए तो एटलीस्ट फ्रूटफुल साबित हुई थी। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर इज सी, ये गलत है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला। क्लाइव लेड बोथ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रिफॉर्म्स। अंडर द सिविल रिफॉर्म्स उन्होंने गिफ्ट्स और प्राइवेट बिजनेसेस को भी बैन कर दिया था, और इंटरनल टैक्स को कंपलसरी कर दिया था। मिलिट्री रिफॉर्म्स में उन्होंने ही ऑर्डर टू बैन डुअल अलाउंस सिस्टम, सो डुअल अलाउंस सिस्टम को भी बैन कर दिया गया। एंड फ्रॉम 1766 इट वॉज गिवन ओनली टू दो सोल्जर्स who work outside the borders of बिहार एंड बंगाल, ठीक है। तो डुअल अलाउंस सिस्टम बंद कर दिया था 1766 से 1766 से ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाने लगा जो कि बिहार और बंगाल के बॉर्डर्स से अलग हटकर काम करें, जो इधर ही करें उनको नहीं दिया जाता था। द फाउंडेशन ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फॉर्मली लेड डाउन बाय वॉरेन हेस्टिंग्स विच वॉज आउटलाइन बाय कॉर्नवालिस। इनका जो रूल रहा है वो 1786 से 1793 तक रहा है। दो इवेंट्स के लिए बेसिकली ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो कॉर्नवालिस एक तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता है बंगाल में, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के लिए भी जाना जाता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। डलहौजी की बात करें तो इन्होंने मर्ज किया था सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर वगैरह, झांसी, नागपुर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड इन्होंने अवध को ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिज्ड मिसगवर्नेंस भी ऐड किया था अपने एम्पायर में। Next, at the time of establishment of Asiatic Society in Calcutta, who was Governor General of Bengal? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ को इस्टेब्लिश किया गया तब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सो एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी 1784 में, और उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है। Next, Lord Warren Hastings was the Governor General of Bengal at the time of the establishment of Asiatic Society on 15th January 1784 in Calcutta. Given below are two statements. एक assertion है और दूसरा reason है। assertion ये बोल रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो establish हुई थी in the period of Warren Hastings, and he modestly declined the offer of presidency of the learned body in favor of Sir William Jones. बिकॉज रीज़न ये बोल रहा है, वॉरेन हेस्टिंग हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड आर्डेंट ओरिएंटलिस्ट हु यूज्ड टू एनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत, पर्शियन एंड अरबिक। सो इसका आंसर है ए, दोनों ही सही है, एंड ये उसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो दिस एवरीथिंग इज रिटन इन बोथ द स्टेटमेंट, सो देयर इज नो नीड टू रिपीट, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड टू। सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी किससे रिलेटेड है? वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड है और वेलेस्ली से। तो द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड टू वॉरेन हेस्टिंग्स एंड वेलेस्ली। वॉरेन हेस्टिंग्स fought with Mysore and Marathas to achieve the status equivalent to other Indian states. During this time, the company tried to
ड्यूरिंग दिस टाइम द कंपनी ट्राई टू फॉर्म बफर स्टेट, जिसको रिंग फेंस भी बोलते थे। ठीक है, तो कंपनी जो थी बफर स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी इनके वॉर्स चल ही रहे थे इंटरनली जो प्रोविंसेस थे उनसे, तो जिससे कि अपने स्टेट को बचा सकें फ्रॉम अफगान्स एंड मराठास। दे आर एग्रीड टू प्रोटेक्ट अवध, ऑन द कंडीशन दैट नवाब ऑफ अवध विल बेयर द एक्सपेंसेस। तो उन्होंने अवध को बोला कि भाई आप हमारी हेल्प करो, हम आपके सारे एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे, बट इन रिटर्न यू हैव टू हेल्प अस। सॉरी, आप हमारी हेल्प करो, सारे एक्सपेंसेस बेयर करो, सो वी विल प्रोटेक्ट यू। ठीक है, तो मेन एम वेलेस्ली का ये था कि इन्फोर्स करना इंडियन स्टेट्स को कि वो उनकी आर्मी पावर पे रिलाई करें। ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडियन स्टेट्स वर, क्या क्या ब्रिटिश पॉलिसीज थी इंडिया के स्टेट्स के अगेंस्ट? तो पहली थी कंपनी स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विद इंडियन प्रोविंसेस। ठीक है, तो कंपनी उस टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी, जो इंडियन प्रोविंसेस थी उनके साथ इक्वल आने के लिए वो स्ट्रगल किया उसने। ये पीरियड था 1740 से 65 तक का, जब बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीट हो गया। देन सिक्योरिटी सेल ये शुरू किया गया फॉर द पॉलिसी ऑफ सीज। अब जो उन्होंने कुछ जीत लिए थे, अपना वर्चस्व तो उन्होंने बना ही लिया था 1764 बक्सर के युद्ध के बाद, तो अब वो सिक्योरिटी सेल या पॉलिसी ऑफ सीज को अपना रहे थे। 1765 से 1813 तक ये चला है अराउंड। उसके बाद उन्होंने सब ऑर्डिनेट सेपरेशन पॉलिसी शुरू की 1813 टू 1857। ये कोई सेपरेट ऐसा नहीं है कि सेपरेट पॉलिसीज लेकर आए हो, ये जो स्टडी किया गया है ओवरऑल बाद में, उससे ये चीज़ें समझ आई कि फिर उन्होंने सब ऑर्डिनेशन वाली जो सेपरेशन पॉलिसी थी वो फॉलो करना शुरू किया 1857 तक। फिर 1857 में जो फैटल ब्लो मिला ब्रिटिशर्स को, उसके बाद उन्होंने सब ऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी शुरू की। पहले तो सेपरेट किया, फिर यूनाइट करना शुरू किया, बिकॉज उनको समझ आ गया कि नहीं, सेपरेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी, अगर इस तरीके का रिवोल्ट एक बार हो सकता है तो वो आगे भी होगा। एंड पॉलिसी ऑफ इक्वल यूनियन ये चली है 35 से लेके 47 तक, 1935 टू 1947। ठीक है, नेक्स्ट रिंग फेंस पॉलिसी किससे रिलेटेड है? अभी हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड है। सिक्योरिटी सेल बोल लो, रिंग फेंस बोल लो। हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल? तो डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने अबॉलिश किया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने डिसीजन लिया 1772 में कि डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश करेंगे इन द टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड ऑर्डर्ड टू अबॉलिश एंड ऑर्डर काउंसिल ऑफ कैलकटा एंड इट्स चीफ्स टू सर्व एज दीवान। ठीक है, और इन्होंने ऑर्डर दिया काउंसिल ऑफ कैलकटा और उनके चीफ को कि वो दीवान की तरह सर्व करें, ऑपरेट करें एंड ऑफिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वॉरेन हेस्टिंग डिसमिस्ड बोथ डेप्यूटी दीवान्स मोहम्मद रजा खान एंड राजा शिताब रॉय। तो जितने जो भी डेप्यूटी दीवान्स थे उनको भी उन्होंने डिसमिस किया। डेप्यूटी दीवान कौन कौन थे उस टाइम पे? मोहम्मद रजा खान थे और राजा शिताब रॉय थे। सो डुअल गवर्नमेंट हटाने का श्रेय किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को। द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वॉज एनफोर्स्ड बाय, सो एनफोर्स किसने किया था? इसको एनफोर्स किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और जिसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटा दिया था। Oh, I don't know why is this happening every time. One second. Yeah. So next is which governor general was prosecuted for impeachment? Impeachment के लिए भी वॉरेन हेस्टिंग्स को ही प्रोसिक्यूट किया गया। भाई देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स से जुड़ी हुई कितनी चीज़ें एक बार फिर से देख लीजिए। पहला जो गवर्नर जनरल बना बंगाल का वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, उसके बाद जो फाउंडेशन एक तरीके से रखा वो भी कुछ कुछ श्रेय हेस्टिंग्स को ही जाता है थोड़ा सा। देन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब स्टैब्लिश हुआ था उस पीरियड पे वॉरेन हेस्टिंग्स ही था जो गवर्नर था। सिक्योरिटी सेल भी इसी की है। देन पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस ये लेकर आया था। डुअल गवर्नमेंट को भी इसने हटाया, जो कि बेसिकली
ओके, डुअल गवर्नमेंट वाज आल्सो एबॉलिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। देन एनफोर्स किसने किया था? एनफोर्स तो क्लाइव ने किया था, बट हटाया वो हेस्टिंग्स ने था। और साथ ही साथ इम्पीचमेंट भी इसका हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स का 1988 से 75 तक फॉर इम्पीचमेंट फॉर जस्ट एंड आर्बिट्री फंक्शंस, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट ड्रॉप्ड ऑल चार्जेस अगेंस्ट हिम आफ्टर कंसीडरिंग हिज सर्विस। लेकिन बाद में हालांकि उसके जितने भी चार्जेस पे लगे थे और उसकी अच्छी सर्विसेज जो उसने यहाँ पे प्रोवाइड की थी इंडिया में टू द ब्रिटिशर्स, उसको देखते हुए, उसकी सराहना करते हुए उसको चार्जेस हटा दिए गए थे। ये माना जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग हैड डन ऑल दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्पायर। तो उन्होंने ये माना कि भाई जो भी इसने किया, चार्जेस लगे उस पर कुछ, बट जो भी इसने किया वो एम्पायर के बेनिफिट के लिए ही किया। सो देयरफॉर उससे सारे चार्जेस वापस लिए जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? सो इट वाज विलियम एंटिक। हु एस्टेब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। देन हाँ, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन किसने किया? हमने देख लिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। और ये तो सेम इक्वेशन हो गया आपका। Then Lord Cornwallis introduced criminal and judicial regulations to a significant degree, which is still underpins the Indian judicial system। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं जो जड़ है, जो बेस है हमारा, वो यही इसी पीरियड का बेस है। कॉर्नवालिस ने लिमिटेड जुडिशियल पावर दी थी कंपनी के रेवेन्यू कलेक्टर्स को, जो ऑलरेडी सिविल मजिस्ट्रेट्स की तरह काम कर रहे थे। 1790 में कंपनी टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम नवाब एंड कॉर्नवालिस। तो जो भी कंपनी मतलब कंपनी टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो नवाब से, और एंड कॉर्नवालिस ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सर्किट कोर्ट्स का, विद द सुपीरियर कोर्ट जो कि कलकत्ता में मिलता था, एंड हैड द पावर ऑफ रिव्यू ओवर द सर्किट कोर्ट डिसीजन। तो सर्किट कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करने का पावर इसके पास था। Who among the following governor generals created the Covenanted Civil Services of India, which later came to be known as Indian Civil Services? कोविनेटेड सिविल सर्विसेज का श्रेय भी कॉर्नवालिस को ही जाता है। उन्होंने स्टार्ट किया था सिविल सर्विसेज इन इंडिया। गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने रीस्ट्रक्चर किया एडमिनिस्ट्रेशन को और अबॉलिश कर दिया रेवेन्यू बोर्ड्स एंड लेड द न्यू लॉज फॉर देम। ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी रिगार्डिंग द पर्सनल बिजनेसमैन ऑफ British officers. He exclusively divided the jurisdiction of civil and judicial administration through Cornwallis Code, जो कि बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया सिविल सर्विसेज में। नेक्स्ट, एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वाज डन इन। तो पब्लिक सर्विस भी यही कॉर्नवालिस के टर्म में हुआ। कॉर्नवालिस का टोम कहाँ पर है? तो वो है गाज़ीपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। गाज़ीपुर में कॉर्नवालिस का टोम है। 1786 से 93 तक ये गवर्नर जनरल रहा है, और जुलाई 1805 से लेके 5 अक्टूबर 1805 तक भी ये रहा है। ही इज़ नोन फॉर इस्तमरारी और परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, जुडिशियल कोड एंड द प्रमोटर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। फिर इसकी मृत्यु होती है 5 अक्टूबर 1805 को गाज़ीपुर में, और ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल के पद पे था। एंड देन ही हिज ग्रेव इज सिचुएटेड एट गाज़ीपुर। नेक्स्ट, बिटवीन whom was the ट्रीटी ऑफ बेसीन साइंड? ट्रीटी ऑफ बेसीन साइन हुई थी इंग्लिश और बाजीराव सेकंड के साथ। तो ट्रीटी ऑफ बेसीन, जिसको वसई बोलते हैं आज, वो एक पैक्ट साइन हुआ था 31 दिसंबर 1802 को बिटवीन द इंग्लिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव सेकंड, जो कि मराठा पेशवा थे पूना के। आफ्टर द बैटल ऑफ पूना, इन हिज ट्रीटी बाजीराव सेकंड वॉज रीस्टोर्ड एट पेशवा। तो इसमें क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ बेसीन में बाजीराव सेकंड को पेशवा बना दिया गया। 60,000 इंग्लिश फोर्सेस परमानेंटली उनके पेशवा में मतलब वहाँ पे जो भी रीजन था उसमें एडमिनिस्टर करेगी, मतलब, ठीक है। एंड उसके अलावा इन्होंने परमानेंटली स्टेशन किया विद पेशवा टू प्रोटेक्ट हिम, फॉर विच 26 लाख जो थे उसके बदले में 26 लाख जो थे वो पेशवा को ईस्ट इंडिया कंपनी को देने थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये पेशवा सेकंड ही था जो पहला मराठा सरदार जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया।
मेन प्रिंसिपल्स क्या थे इसके? ओके, इंडियन रूलर जो है वो किसी भी सब्सिडी अलायंस में अगर जा रहा है ब्रिटिश के साथ, तो उसको ब्रिटिश फोर्सेस को अपनी टेरिटरी में रखने के लिए मानना होगा, और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी उससे कुछ पैसा भरपाई करनी होगी ब्रिटिशर्स को। रूलर जो एक्सेप्ट करेगा द रूल और सॉरी रूलर को ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने स्टेट में एक्सेप्ट करना। ब्रिटिश रेजिडेंट मतलब कोई भी ब्रिटिश रेजिडेंट उस रूलर के टेरिटरी उस मतलब स्टेट में हमेशा रहेगा। थर्ड इज इंडियन रूलर हु एंटर्ड इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस वुड नॉट एंटर इनटू एनी अदर फर्दर अलायंस। तो अगर कोई इंडियन रूलर ने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया है यहाँ पर, तो वो किसी और तरीके के अलायंस में अपने आप को इंगेज कभी नहीं करेगा या किसी और पावर के साथ इंगेज नहीं करेगा। रूलर रूलर वुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियंस अदर देन ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स के अलावा और किसी यूरोपियंस को, पोर्टुगीज़ को, फ्रेंच को, इन सबको किसी को भी एम्प्लॉय नहीं करेगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो किसी और स्टेट के साथ, ही वुड एग्री टू द रेजोल्यूशन डिसाइडेड बाय ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो डिसाइड करेगी उस तरीके से इसको रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। रूलर वुड एक्नॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट पावर मानना पड़ेगा। बदले में रूलर इन रिटर्न फॉर द रूलर एक्सेप्टिंग इट्स कंडीशन, द कंपनी अंडरटुक द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। तो जो अगर मतलब इन रिटर्न फॉर द रूलर एक्सेप्ट, अगर कोई जो स्टेट है वो उनकी बात मान जाती है, तो कंपनी बदले में उसको प्रोटेक्शन देती थी किसी भी एक्सटर्नल डेंजर्स या डिसऑर्डर्स के लिए। इफ़ एन इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट्स, अगर कोई पैसा नहीं भर पाया टाइम से, देन रिक्वायर्ड बाय द अलायंस, देन पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी वॉज टू बी टेकन अवे एज अ पेनल्टी। तो फिर उसकी टेरिटरी का कोई पार्ट ले लिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वो उसकी पेनल्टी मानी जाती थी। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है वो पहला ऐसा था जो कि अलायंस में आया। फिर नवाब ऑफ अवध नेक्स्ट था जो अलायंस में आया। फिर बाजीराव सेकंड मराठा रूलर, उन्होंने भी सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट किया। फिर बाजीराव सेकंड ने भी किया। फिर उसके अलावा हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, अवध, भोसले, सिंधिया, इंदौर, इन सब ने भी सब्सिडी अलायंस का सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये आप वैसे भी याद कर सकते हैं, आपके मेंस में भी आपको हेल्प करने वाले हैं, और प्री में भी ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। तो इनमें से कौन सा अप्लाई नहीं होता है? टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंसेस, ये तो होता है, अभी हमने पढ़ा। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, नहीं फिक्स्ड इनकम नहीं थी, अलग अलग स्टेट से अलग अलग पैसा लेते थे अलग प्रोटेक्शन देने के लिए। देन टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स, ये सही है। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली केम टू इंडिया इन 1798 एट अ टाइम जब ब्रिटिशर्स जो थे दे वर लॉक्ड इन अ लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल विथ फ्रांस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर नेपोलियन का फियर भी था, वो भी ब्रिटिशर्स को परेशान कर रहा था। तो अपने पॉलिटिकल एम्स को अचीव करने के लिए वेलेस्ली ने सब्सिडी अलायंस का फ़ायदा उठाया। वाइल द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग इंडियन रूलर्स विद अ पेड ब्रिटिश फोर्स वॉज क्वाइट ओल्ड, इट वॉज गिवन शेप बाय वेलेस्ली हु यूज्ड इट to subordinate the Indian states to the paramountcy of the company under the subsidiary alliance system. The ruler of the allying state was compelled to accept the permanent stationing of a British force within the territory, और बदले में कुछ पैसा भी उसको देना होता है. However, to secure a fixed income for the company was not under the agenda of subsidiary alliance. ठीक है. नेक्स्ट, सब्सिडी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो सब्सिडी अलायंस वेलेस्ली के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस? तो पहला इंडियन रूलर कौन था? हमने देखा निज़ाम जो थे वो सबसे पहले थे. देन कंसिडर द फॉलोइंग विद विच कंक्लूडेड द सब्सिडी अलायंस विद लॉर्ड वेलेस्ली एंड फाइंड्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ट्रीटीज फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. हैदराबाद, मैसूर, अवध एंड सिंधियाज. तो इसका आंसर है 1 2 3 4, इसी सीक्वेंस में इन्होंने एक्सेप्ट किया था. द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडियरी अलायंस वॉज, तो ये दिस निज़ाम ऑफ हैदराबाद. देन ये हमने देख ही लिया है. ओके,
वेलेस्ली की बात करें तो क्लियरली ही यूज द सब्सिडी लाइन्स एज अ टूल टू मेक इंडियन प्रोविंसेस पपेट्स. He did not discover this method. This method was in practice earlier, but it gradually endowed with the um, it gradually evolved and final shape was provided by Wellesley. Dupleix was the first European to give in his basically European to give his army to Indian rulers on the promise ऑफ अ फिक्स पेमेंट टू द कंपनी. तो बदले में इंडियन जो रूलर्स हैं वो फिक्स पेमेंट देंगे. ब्रिटिशर्स इसको टैक्टिक्स की तरह भी यूज़ करते थे. पहली सब्सिडी अलायंस साइन हुई थी 1765 में विद अवध, जहाँ पे कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि वो प्रोटेक्ट करेंगे बाउंड्रीज़ की अवध को और बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए उनको. इवॉल्व वर्जन ऑफ सब्सिडी अलायंस वॉज एक्सेप्टेड बाई प्रिंसली स्टेट्स. आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो वाई इज दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन. I'll try to fix it soon. Yes, we are here. So yeah. सो हम डिस्कस कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई. हमने देख लिया था सिक्योर फिक्स्ड इनकम तो नहीं था. नेक्स्ट इज सब्सिडी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अभी हमने देख लिया, वेलेस्ली. हु वॉज द फर्स्ट नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस? निज़ाम ऑफ हैदराबाद. कंसिडर द following which concluded the subsidiary alliance with Lord Wellesley and finds the correct chronological order. तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया. The first Indian ruler who joined the subsidiary alliance was, तो again the Nawab of Awadh. Lord Wellesley cleverly used a subsidiary alliance as a tool to make Indian provinces puppets. He did not discover this method. ये method पहले से ही था. It gradually evolved हुआ और final shape इसको वेलेस्ली ने दिया. ड्यूप्ले पहला यूरोपियन था to give his army to an Indian ruler on the promise of a fixed percentage. तो ये ड्यूप्ले पहला रूलर था जिसने ये इंडिया में किया था. ब्रिटिशर्स ने इसको टैक्टिक्स की तरह यूज़ किया. पहला सब्सिडी साइन हुआ 1765 में अवध के साथ, वेयर कंपनी प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ अवध ऑन अ फिक्स पेमेंट. इवॉल्व वर्जन जो था इसका फिर बाद में एक्सेप्ट किया गया अलग अलग स्टेट्स के साथ. हैदराबाद, देन मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले एंड भोसले ऑफ बरार, सिंधियाज, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी एंड भरतपुर. तो ये क्रोनोलॉजी से इन्होंने एक्सेप्ट किया था. नेक्स्ट इज द सब्सिडरी अलायंस वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय. इनमें से किसने एक्सेप्ट नहीं किया? तो भाई इनमें से तो सब नहीं किया था, हम देख चुके हैं. सो इट वॉज आई थिंक डिलीटेड. दिस क्वेश्चन वॉज डिलीटेड. Who introduced the subsidiary alliance system? So it was introduced by Wellesley. British Governor General of India from 1798 to 1805. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखना शायद इसको सही नहीं होगा क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 से विलियम बेंटिक बने थे पहले. एनीवेज ही ऑल्सो अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द प्रिंसली स्टेट, बट बाद में उसने पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को अडॉप्ट किया. निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू एंटर इनटू सच alliance. The main aim of East India Company to make subsidiary alliance in Rajput states was to establish the geography and the sovereignty of the British. ठीक है. सो मेन एम ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था कि अपनी सोवरेनिटी को एस्टेब्लिश कर पाए. Who among the following negotiated the subsidiary alliance 1817-18 with the princely states of Rajputana? तो ये negotiate किया गया चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा. Lord Hastings sought to impose British paramountcy in India, for which suppression of Marathas and Pindaris were essential. फिर उन्होंने राजपुताना स्टेट्स को देखा as his natural allies against Marathas and Pindaris.
Charles Metcalfe was entrusted with the duty of negotiating the alliances with princely states of Rajputana. ठीक है. Next is at a time when empires in Europe were crumbling before the night of Napoleon, which one of the following Governor General kept the British flag high in India? So he was Lord Wellesley. He was Lord Wellesley. Lord Wellesley moved to India. Oh. I'm just putting down this video here itself. Next video में मैं इसका second part बना देती हूँ because it is getting again and again it is getting in this mode. So I'm sorry for this. Next video में मैं इसका second part बना के इसको लेके आती हूँ. इसकी वजह से थोड़े disturbance भी हो रहा है बार बार. So I'll upload the next video right away. Till then, you keep revising.